मूर्ति को याद कर हम मंगल गायन करते हैं। अतिथियों के स्वागत का भी खुशनुमा माहौल जरूरी है। अतिथियों के स्वागत का भी खुशनुमा माहौल जरूरी है। बस इंतजार खत्म हुआ, हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं। जी हाँ, एक खुशनुमा माहौल और एक खुशनुमा मुस्कुराहट के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथि डॉक्टर के पाठक जी, प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला जी, श्री महेंद्र कपूर जी, डॉक्टर दीपक शर्मा जी। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें और आप सभी जोरदार तालियों से हमारे अतिथि जनों का स्वागत करें। आप सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ रखें या साइलेंट मोड पे रखें। बहुत जल्द ऑनरेबल चांसलर सर हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं और फिर हम अपने कार्यक्रम को आगे प्रारंभ करेंगे। और जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे प्रो चांसलर वर्मा सर का और डीसी RL वर्मा सर का। सर प्लीज मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जोरदार तालियां सर के स्वागत में। चांसलर सर और चांसलर सर भी हमारे चांसलर सर बहुत जल्द हमें यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि IQAC, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय के तत्वावधान में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है ब्रिटिश काल से पहले और बाद में भारतीय शिक्षा प्रणाली और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में एक आदर्श बदलाव। इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आगे बढ़ने और बहुत कुछ जानने से पूर्व हम अपनी भारतीय परंपरा का निर्वहन करेंगे। और मैं निवेदन करूंगी यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथियों से कि वे गणपति और मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
हमारी भारतीय संस्कृति में एक और बात का जिक्र है, अतिथि देवो भव। अपनी इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी हमारे प्रो चांसलर प्रोफेसर एच.एन. वर्मा सर से कि वे डॉक्टर के पाठक जी का जीवन पादप एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। जल्दी से जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया जाए। बहुत ही खूबसूरत। और अब मैं निवेदन करूंगी हमारे वीसी प्रोफेसर आर.एन. रैना सर से कि वे प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला जी का स्वागत अभिनंदन करें। तालियों में कोई कमी ना हो, तालियां मैं अब निवेदन करूंगी हमारे कार्यक्रम के कन्वीनर डायरेक्टर रिसर्च एंड एकेडमिक डेवलपमेंट प्रोफेसर योगेश चंद्र शर्मा जी से कि वे श्री महेंद्र कपूर जी का स्वागत करें। मैं योगेश सर से पुनः आग्रह करूंगी कि वे डॉक्टर दीपक शर्मा जी का भी स्वागत करें। धन्यवाद आप सभी को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमेशा से ही हमारे देश के शिक्षाविदों, विद्वानों और चिंतकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रही है। इसके माध्यम से किस प्रकार से हम समाज में समानता, समावेश और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता ला सकते हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया। यह शिक्षा नीति किस प्रकार छात्रों, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों के साथ पूरे समाज को लाभान्वित करेगी तथा किस तरह से आप और हम प्राचीन से नव निर्माण, शिक्षा व समाज की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकते हैं, इन्हीं सब पर चर्चा होगी हमारे आज के सम्मेलन में। इसी राष्ट्रीय सम्मेलन की रूपरेखा पर और अधिक जानकारी देने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस कार्यक्रम के कन्वीनर और डायरेक्टर रिसर्च एंड एकेडमिक डेवलपमेंट प्रोफेसर योगेश चंद्र शर्मा जी से कि वे मंच पर आए और इस बारे में हमें जानकारी दें। तालियों से सर का स्वागत कीजिए। धन्यवाद मैम। नमस्कार, शुभ प्रभात। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के यशस्वी प्रो चांसलर सर प्रोफेसर एच.एन. वर्मा साहब, राजस्थान सरकार के वित्त सचिव डॉक्टर के पाठक जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री श्री महेंद्र कपूर जी, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला जी, हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर प्रोफेसर आर.एन. रैना जी और मेरे अग्रज और इस संगोष्ठी हेतु मुझे प्रेरित करने वाले रुक्टर राष्ट्रीय के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक शर्मा जी, उपस्थित विद्वज्जन, सहभागियों, छात्रों और छात्राओं, जैसा विदित है आज हम ब्रिटिश काल से पहले और बाद में भारतीय शिक्षण प्रणाली और NEP 2020 उच्च शिक्षा में एक आदर्श बदलाव विषय पर मंथन करने हेतु एकत्र हुए। साथियों, शिक्षा मानव के सर्वश्रेष्ठ को व्यक्त करने का माध्यम है। यह शिक्षा ही है जिसने माध्यम को इस ब्रह्मांड को समझकर कुछ नया खड़ा करने की क्षमता प्रदान की। गुरुकुल परंपरा में जीवन यापन के लिए आवश्यक कौशल सिखाने से शुरू होकर इस व्यवस्था ने प्रकृति, समाज तथा मानव मात्र के कल्याण के लिए वैज्ञानिकों, बुद्ध पुरुषों और शासकों का निर्माण किया। भारतीय शिक्षा प्रणाली ने महर्षि कणाद, चरक
सुश्रुत, विश्वामित्र से लेकर हमारे अपने राजस्थान के महर्षि ब्रह्मगुप्त दिए, जिन्होंने ज्ञान विज्ञान को नई ऊंचाइयां प्रदान की। इन्हीं शिक्षकों ने भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण से लेकर अर्जुन तक जैसे शिष्य तैयार किए। भारतीय खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विधाएं अपने समय से सदियों आगे रही। हमारे वेदों और पुराणों में प्रकृति के जो विवरण दिए गए हैं, उनके एक अंश को भी सिद्ध करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए लगाकर प्रेक्षित की गई जेम्स वेब टेलीस्कोप कम पड़ रही है। अभी भी बहुत सारी चीजें पता होना बाकी है। कुछ राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण भारत की राज व्यवस्था कमजोर पड़ी और हमें 1000 वर्षों की गुलामी झेलनी पड़ी। इस गुलामी में हम हमारी सामाजिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को भुलाते चले गए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद तो अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षण प्रणाली को छिन्न भिन्न कर दिया, जो भारतीय विश्व की समस्त तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में महती भूमिका निभा रहे हैं, एक समाज और देश के तौर पर कमजोर हो गए। स्वतंत्रता के बाद इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के कुछ प्रयास किए गए, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाए। पिछले एक दशक में हमारे शैक्षिक और वैज्ञानिक नेतृत्व ने इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चिंतन शुरू किया और एनईपी 2020 के रूप में भारत की शिक्षण व्यवस्था के नवनिर्माण की रूपरेखा तैयार की है। एनईपी 2020 को उसकी आत्मा के रूप में समझकर लागू करने का कार्य शिक्षकों और छात्रों के साथ साथ पूरे समाज को भी करना होगा और इसके लिए निरंतर संवाद की जरूरत है, आवश्यकता है। आज की संगोष्ठी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रव्यापी अभियान की एक कड़ी है। इस संगोष्ठी का आयोजन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रेरणा से रुकटा राष्ट्रीय और जेएनयू ने मिलकर किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ राष्ट्रीय दर्शन के वैचारिक अधिष्ठान से अभिप्रेरित एवं भारतीयता से ओतप्रोत शिक्षा और समाज की संकल्पना को साथ लेकर चलने वाला एक देशव्यापी संगठन है। 1998 से शुरू हुआ महासंघ का कार्य आज 28 प्रांतों में विद्यमान है। महाविद्यालय और स्कूल शिक्षा के 12 लाख से अधिक सदस्यों वाला यह संगठन विश्व का सबसे बड़ा शैक्षिक संगठन है। राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज जैसी उदात्त अवधारणा के साथ कार्य करते हुए शिक्षा की विविध समस्याओं के समाधान के साथ ही समाज जागरण और राष्ट्र निर्माण हेतु महासंघ सदैव तत्पर रहता है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश में 2.5 लाख से भी अधिक शिक्षण संस्थाओं में 1 अगस्त को एक साथ भारत माता पूजन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। उसी क्रम में पूरे देश में संगोष्ठियों और व्याख्यानों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय राजस्थान का सबसे बड़ा शिक्षक संघ है, जिसकी सदस्यता कुल शिक्षक संघ संवर्ग की 90% से भी अधिक है। रुकटा राष्ट्रीय अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध है और उसी से प्रेरणा लेकर कार्यरत है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी यूजीसी द्वारा अनुमोदित और नैक द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्वविद्यालय, जिसे 2007 में राजस्थान सरकार के एक अध्यादेश के माध्यम से स्थापित किया गया था। यह विश्वविद्यालय जगतपुरा में, जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, वहां पर 125 एकड़ भूमि पर स्थित है। इसमें 17 स्कूल और विभाग हैं, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी की विभिन्न धाराओं में 141 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च और डिप्लोमा प्रदान करते हैं। यहाँ 6000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। सभी कार्यक्रमों को संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। विश्वविद्यालय 600+ योग्य संकाय निकायों द्वारा संचालित है, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर एचएन वर्मा साहब और प्रोफेसर आरएल नैना साहब जैसे अनुभवी शिक्षाविदों और बुनियादी ढांचे, अनुकरणीय शैक्षिक वातावरण, कुशल शासन दिग्गजों के मार्गदर्शन के आधार पर किया जा रहा है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अब तक विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 350 से अधिक आयोजन हो चुके हैं। आज की संगोष्ठी भी उसी कड़ी का आयोजन है। उसके बाद 23-24 नवंबर को सीकर में भी एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन है। इसके अलावा 10 और बड़ी कॉन्फ्रेंसेज आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया। इस आयोजन में 200 से अधिक शिक्षक भाग ले रहे हैं और लगभग 100 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। आशा है संवाद का यह क्रम महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और हम भारत को पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर स्थापित कर पाएंगे। आप सबका पुनः आभार और हार्दिक स्वागत। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में आपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में सम्मेलन की रूपरेखा को हमारे सामने प्रस्तुत किया और अब ये मंच कर रहा है उनका इंतजार जिनके आने से आई है इस कॉन्फ्रेंस में बाहर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर कृष्णकांत पाठक जी की, जो कि एक बहुत ही उम्दा फिलोसफर भी हैं, क्योंकि आपका एमए और पीएचडी दोनों ही फिलॉसफी में है। सर पूर्व सचिव रहे हैं गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के और वर्तमान में गवर्नमेंट फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के रूप में सेवारत हैं। साहित्य के प्रति अपने लगाव के चलते आपको 2011 में सेठ सूरजमल मेहता साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। अपने प्रशासनिक कार्यों हेतु आपको राज्य स्तरीय पुरस्कार 2007 तथा ई गवर्नेंस हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार 2010 से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके द्वारा विभिन्न रचित कृतियां जैसे संवाद और संबंध और संबोधन, प्रेम एक वैज्ञानिक अध्ययन, धर्म की विज्ञान यात्रा, राजनीति शास्त्र व्यवस्था एवं सिद्धांत आदि आप पढ़ सकते हैं। और अब बहुत ही शीघ्र इनके नए प्रकाशन जैसे हिंदू धर्म की विश्व यात्रा, विश्व प्रेम लोक गाथा कोश तथा नारी तुम केवल श्रद्धा हो आदि हमें पढ़ने को मिलेंगे। और सर की अभी तक की अचीवमेंट्स और जर्नी को देखते हुए उनकी जिंदगी हमें ये संदेश देती है कि जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतवार रखना, जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतवार रखना, सोच पक्की कदमों में रफ्तार रखना, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर आए और अपने उद्बोधन में हमें लाभान्वित करें। सम्माननीय मनीषीगण, विद्वज्जन, छात्रवृंद, आप सभी का हार्दिक आभार, अभिवादन और अभिनंदन। जितनी उपलब्धियां और प्रशस्तियां कही गई उन सब से विनत अस्वीकृति गई। विदित था कि जब आऊंगा यहां तो ज्ञानियों के बीच में बोलना होगा। ये विदित नहीं था कि ज्ञान पर ही बोलना होगा, ज्ञान की परंपरा पर ही बोलना होगा। अतीत का पुनरावलोकन और कुछ भविष्य की दृष्टि, दिशा दृष्टि कहां तक जाएगी। आप विश्व की सबसे पुरातन परंपरा और संस्कृति के अंग हैं, ये विदित है। कितना बड़ा रहा होगा भारत। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, उतनी ही दूर तक। आज भी जो लोग संकल्प पढ़ते हैं, जब कर्मकांड करते हैं तो उसके भीतर कहीं न कहीं एक संकल्प वाचन के दौरान मंत्र पढ़ते हैं। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गत। जम्बू द्वीप थोड़ा बड़ा है, उसके नीचे थोड़ा सा भरत खंड छोटा सा हिस्सा है, आर्यावर्त उसका छोटा सा हिस्सा है। कितना विशाल रहा होगा जम्बू द्वीप, महाद्वीपीय कल्पना थी। जब भी हम रंग रूप से, नस्लों से देखने लगते हैं, लगता है कि ये अपने और वे पराये हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव नहीं आ पाता। सप्तद्वीपीय विभाजन हमें विज्ञात था, पहले से ही विदित था। आज कोई मणिपुर का, असम का हमें अचानक एयरपोर्ट पर दिख जाए तो पहला भाव ये नहीं आएगा कि ये भारत का है, लगेगा कि ये जापान का है या कोरिया का है, लेकिन वो भारत का ही हिस्सा है। अचानक कोई अंडमान निकोबार का सेंटलिनीज मिल जाए तो लगेगा कि कहीं शायद अफ्रीका का है, वो भी भारत का ही है। अचानक कोई कश्मीर का मिल जाए गोरा एकदम, और कहीं ऐसे वस्त्र विन्यास के साथ, लगेगा विदेशी है, परदेशी है। गौर से लेकर श्यामल तक सर्वत्र हमारी संस्कृति किसी समय में विद्यमान थी। आए तो सरस्वती की पूजा करनी पड़ी। सरस्वती का एक नाम शारदा है। नाम क्यों पड़ा होगा? सरस्वती का वाहन हंस माना जाता है। हंस भारत में नहीं होते।
हंस शरदीय क्षेत्र का पक्षी है। कुछ मानसरोवर में मिल जाएगा, हिमाच्छादित प्रदेशों में भी, यूरोप में बहुतायत में मिल जाता है। अंग्रेजी में उसके लिए स्वान शब्द है, वैदिक शब्द है स्वेन, उसी से बना हुआ है। शारदा शब्द से पता चलता है किसी कालखंड में वो शरद क्षेत्र की देवी रही है। जब आप मंत्र पाठ कर रहे थे तो या कुंदेन्दु तुषारहार पर धवला कह रहे थे, कितनी धवल है, कितनी गोरी है। तो कुंद के फूल की तरह, चमेली या मोगरे के फूल की तरह गोरी है। इंदु माने चंद्रमा के समान गोरी है, तुषार माने बर्फ के समान गोरी है। इतना गोरा रंग भारत के सामान्य जो मेन लैंड जिसे कहते हैं उसकी पहचान नहीं है। ये बताता है कि किसी कालखंड तक, जिस देश तक हमारी संस्कृति फैली थी, वहां ये गौरांग भी हमारा ही हिस्सा था। कुछ लोगों ने अगर कभी नवरात्र किया होगा तो देवी का मंत्र पढ़ा होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। कुछ लोगों को याद है? तीन देवियों के लिए मंत्र। बीज मंत्र उन मंत्रों को कहा, मंत्र वे हैं जो कि बहुत संक्षेप में किसी बात को कहने का प्रयास किया गया। बीज मंत्र उनमें भी वे हैं जहां एकदम कंडेंस्ड कर दिया गया, चीजों को एकदम सारगर्भित कि कुछ व्यक्त भी हो जाए और कुछ अव्यक्त भी रह जाए। काली के लिए क्लीं कहा गया, पूरा नहीं बोला गया। श्रीम को ह्री वैदिक काल में भी हो जाता था, ह्रीं कहा गया तो लक्ष्मी आ गई, काली आ गई, कौन बचता था? सरस्वती बचती थी। उनके लिए ऐं शब्द का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया होगा? न तो उनके शब्द से मैच करता है, न कोई ऐसा पर्यायवाची दिखता है जिससे ऐं को लें। कभी मिथकों को उठा के देखिएगा। ग्रीक गॉडेस हैं एथेना, ज्ञान की देवी हैं, श्वेतांबरा हैं, धवल वस्त्र धारण करने वाली हैं। ये बताता है कि एक कालखंड में इतनी विशाल संस्कृति थी कि इतने दूर तक के देवी देवता सब कुछ अपने थे। कहते हैं ना, संस्कृत सबकी माता है, देव भाषा भी है और सबकी जगत जननी की तरह भी है। कितने लोगों को यकीन हो जाता है? एक बड़े विचारक थे, उनका नाम था विलियम जोन्स। भारत में आए, पढ़ रहे थे तो कुछ संस्कृत का ज्ञान अर्जन करना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत के अंग्रेजी से मिलते जुलते हैं, ग्रीक में भी यथावत हैं, फारसी में भी यथावत हैं। कुछ संयोग नहीं है। अगर संयोग होता तो दो चार शब्द दिखते। अगर अंग्रेजी का मदर, लैटिन का मैटर, फारसी भाषा का मादर और संस्कृत का मातर एक है, अगर पीटर लैटिन भाषा का, फादर अंग्रेजी का, पिदर फारसी भाषा का और पितर संस्कृत का एक है, बिरादर फारसी भाषा का, भ्रातर संस्कृत का और ब्रदर अंग्रेजी का एक है, दुहितर संस्कृत का, दुख्तर फारसी का और डॉटर अंग्रेजी का एक है। तो ये केवल संयोग नहीं था। किसी ने गाय को गो कहा, किसी ने काऊ कहा, किसी ने बैल कहा, किसी ने बुल कहा, किसी ने ऑक्स कहा, किसी ने वृष कहा, किसी ने मूषक कहा, किसी ने माउस कहा। ये सब असंख्य शब्दों की श्रृंखला बताती है कि एक संस्कृति के हिस्से थे। आज कोई मराठी बोलेगा, कोई गुजराती बोलेगा, कोई कन्नड़ भी बोल सकता है, कोई तमिल भी बोल सकता है, लेकिन ये अलग नहीं करते। ये अलग सच्चाई ये है। कितने लोगों को मालूम है कितने महादेश हैं? 7। इनमें यूरोप महादेश है क्या? एक प्रश्न उठाते हैं। महादेश की क्या परिभाषा, कंटिनेंट की क्या परिभाषा होनी चाहिए? चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ विशाल भूखंड हो, द्वीप जैसा हो, थोड़ा महाद्वीप है, बड़ा सा है। क्या यूरोप चारों ओर से समुद्र से घिरा है? वो एशिया का हिस्सा है और वो उस एशिया का हिस्सा होने के साथ ही वो हमारा ही हिस्सा है। लेकिन कभी अपने को आगे दिखाने की होड़ में उन्होंने अपना एक अलग महाद्वीप बना लिया। ये विभाजन बहुत पुराने नहीं है।
हम पिछड़े, ये विदित है। हमारा एक अंधकार युग रहा है, ये भी विदित है। कहां तक पीछे गए होंगे। जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो आक्रमणों की दास्तान सुनते हैं, निरंतर पराजयों की भी दास्तान पढ़नी पड़ती है। इससे मन कुंठित होता होगा, क्षुब्ध होता होगा, लगता होगा कि बड़े वो उन्नत होंगे, बड़े वो वीर होंगे, अपौरुषेय उनके पास क्षमताएं नहीं होंगी। ऐसा नहीं होता। दुनिया में जब भी संस्कृति और असभ्यता टकराएंगी, असभ्यता हमेशा जीत जाएगी। इस पूरे परिसर के भीतर जब भी कोई बर्बर व्यक्ति आ जाए, 6 बर्बर व्यक्ति इतनी भारी व्यवस्था पर भारी पड़ सकते हैं। युद्ध के भी अपने कुछ नैतिक नियम होते। राजा और राजा लड़ते थे, प्रजा के बीच में कोई वैमनस्य की प्रजा के साथ लूट होगी, उनके साथ कोई बड़ा अत्याचार होगा, नरसंहार होगा, ये राजा नहीं सोचते। क्षत्रिय शब्द का अर्थ ही यही होता है, जो सबकी छत्र की तरह से छदती, सबका रक्षण करे, छत्र की तरह उनकी छत्र छाया दे। अरे इतनी वानगियां हैं कि एक एक राजा ने एक एक वचन के लिए, एक एक दान के लिए अपने राज त्याग दिए। ये हमारा राज का आदर्श होता है। बहुत दिन नहीं बीते। अगर दुनिया में विश्वविद्यालय शब्द कहां का है, कितना पुराना होगा। 3 बड़े केंद्र थे एक खास कालखंड में 2500 साल पहले। एक कार्ल जास्पर्स थे, उस एक्सियल एज कहते हैं। एक चीन, एक भारत और एक रोम या यूनान या ग्रीस, क्योंकि ये दोनों एक ही के आसपास। ये 3 जो केंद्र थे, उनके भीतर भी सब जगह बहुत सी चीजें लिखी गई। अगर केवल 200 साल पहले, जबकि तमाम विश्वविद्यालय जला दिए गए, तमाम चीजें नष्ट कर दी गई, उसके बावजूद एक तराजू पर केवल भारतीय संस्कृति के ग्रंथों को रखो और दूसरे तराजू पर दुनिया के सारे ग्रंथों को रखने के लिए यत्न कर लीजिए, रद्दी के भाव में भी हम सबसे भारी पड़े। विश्वविद्यालय शब्द हमारी देन है कि विश्व के लोग किसी एक जगह पर पढ़ने आते। उत्तर में तक्षशिला थी, दक्षिण में कांचीपुरी और पश्चिम में अगर वल्लभी थी तो पूरब में विक्रमशिला, नालंदा और मध्य में कहीं काशी थी, नागार्जुन कोंडा थी। असंख्य दर्जन भर विश्वविद्यालय थे। कोई शिखर पर ज्यादा था, कोई निचला थोड़ा कम होगा, लेकिन इतने विश्वविद्यालय बने। पहली बार विश्वविद्यालय की कल्पना दी गई। आज भी विश्वविद्यालय नहीं है, विश्व भर के लोग यहां पर नहीं है, लेकिन विश्व भर का ज्ञान तो आता ही है। वैदिक सूक्ति कहती है, आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। भद्र विचार कहीं के भी हों, हमारे पास चले आए। ज्ञान का कोई अपना देश नहीं होता, अपना क्षेत्र नहीं होता। बांट दिया, उसी समय चूक हो जाएगी। हमने रोम के भी ऋषि को, लोमश ऋषि के विषय में कहा गया है कि वो विदेशी हैं, लेकिन फिर भी ऋषि हैं, ज्ञान को लेना चाहिए। मयमतम नाम का एक स्थापत्य का ग्रंथ है। बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि माया सभ्यता के ऋषि थे। मैं दानव कहा गया। दरअसल दानव और दैत्य जो कहा जाता है, वो हमारी संस्कृति के किसी कालखंड के हिस्से थे। 2 विरुद्ध परंपराएं थी एक दूसरे के। आप अंग्रेजी में देखेंगे तो हम कहते हैं कि दिति की संतानें दैत्य हुई। अंग्रेजी में डेइटी माने देवी होता है, और डेविल जिसे वो कहते हैं वो देव शब्द से बना है। उन्होंने अपने ढंग से इतिहास लिखा, चीजों को उल्टा कर लिया। आज वहां भी डैन्यूब सबसे प्रिय नदी है, कारण यह है कि वो धनु शब्द से बना है। वो अपने को उस परंपरा से जोड़ते हैं। दोनों 2 परंपराएं हैं। वाल्मीकि रामायण लिखे जाने तक कहा गया कि जब सागर मंथन हुआ तो सुरा भी निकली विष अमृत के साथ। जिन लोगों ने सुरा पीने को स्वीकार कर लिया वे सुर कहलाए, जिन लोगों ने अस्वीकार कर दिया वे असुर कहलाए। एक परिभाषा थी, समग्र परिभाषा तो नहीं थी, लेकिन एक मान्यता थी। और इसका तात्पर्य ये नहीं कि कोई एकदम बुरा ही था और कोई एकदम भला ही था।
कुछ चीजों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। हमारी उपलब्धियां त्रासदियों को लेकर आती हैं। कोई ऐसी छुरी या कोई ऐसा चाकू नहीं बना जो कि फल को काटे और आपकी उंगली को न काटे। मनुष्य ने कृषि सीखी। मैंने माना है कि अपने जीवन में 3 बड़ी त्रासदियां हैं। एक है खेती, दूसरी है पढ़ाई और तीसरा है उद्योग। इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहानी सुनी होगी, किसी ने एडम और ईव की कहानी सुनी है। आदि मनु और ईड़ा को पश्चिमी दर्शन के भीतर यहूदी और ईसाई परंपरा एडम और ईव की कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इस्लाम की परंपरा में आदम और हव्वा की परंपरा। कहानी है कि स्वर्ग में थे, बाग में थे, फल खाया, उन्हें धरती पर भेज दिया गया। 2 बेटे हुए, एक के अनुसार केन और अबेल थे, दूसरे के अनुसार हाबिल और काबिल थे। आकर धरती पर एक ने खेती शुरू की, दूसरे ने पशु चराना शुरू किया। जिस दिन आपने आग की खोज की, बड़ी क्रांति हो गई, लेकिन एक संकट भी शुरू हो गया। आग ने उन चीजों को खाद्य बना दिया जो खाद्य नहीं होते। अनाज को सीधे नहीं खा सकते। मनुष्य जीवन जब तक उपवन में रहने को तैयार होता, फल उसके भोज्य होते, तब तक जीवन में इतनी व्याधियां नहीं आती, इतने श्रम की भी आवश्यकता नहीं होती। घर में खाना पकाना हो तो 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। सुबह नाश्ता तैयार करने में, दोपहर का भोजन बनाने में और सायंकाल, इससे कम तो आज भी नहीं लगता। ये तब है जब घर में कुकर है, ये तब है जबकि हमारे घर में गैस का सिलेंडर है। किसी समय में ईंधन भी जुटाना पड़ता होगा, पानी लाने के लिए दूर भी जाना पड़ता होगा। कृषि ने हमारी संस्कृति के भीतर बहुत कुछ जोड़ा तो बहुत कुछ छीना भी। पढ़ाई, शिक्षा। शिक्षा क्या करती है? कुछ जोड़ती है, कुछ ज्ञान आपके भीतर दे जाती है। एक मनुष्य मनुष्य बनता है क्योंकि वो वहां से शुरू करता है जहां से उसके पिता ने समाप्त किया था। पशु पशु रह जाता है क्योंकि वो वहां से शुरू करता है जहां से उसके पिता ने शुरू किया। हमारे पास अनंत लोगों की दास्तान है, अनंत लोगों के आख्यान है जो हम तक पहुंच पाए। तो ये ज्ञान की ही शक्ति है। प्रत्येक ज्ञानान्न मुक्ते है। ज्ञान के बिना कोई अंतिम स्वतंत्रता ही नहीं मिलती, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। लेकिन जरा सोचने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान छीनता क्या है या शिक्षा छीनती क्या है। मैं आप लोगों से कहूं कि आपको घर में थोड़ी बहुत किचन गार्डन का काम करना चाहिए, घर के थोड़े काम में हाथ बटा देना चाहिए, आपको ज्यादा भार नहीं लगेगा। 2 घंटे का काम 4 घंटे कर दूं तो भार लगने लगेगा थोड़ा। 8 घंटे कर दूं तो श्रमिक बन जाएंगे, आप लेबरर लगेंगे। 10 घंटे कहते ही आप बगावत कर देंगे। शिक्षा इतनी घनीभूत कभी नहीं थी। जिस जमाने में शोध होते थे, जिस जमाने के भीतर ज्ञान होते थे, शिक्षा का जो कालखंड होता था इतना लंबा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए होगा जिनके पास शोध बोध हो। ये 8 घंटे की शिक्षा उस किसी के लिए अनुकूल नहीं। ज्ञान तो अनंत है। क्या क्या पढ़ा लेंगे, क्या क्या चीजें जोड़ लेंगे। ऐसा लगता है कि हम हर बार हर चीज जो पढ़ा रहे होते हैं। आज पूरी एक जनरेशन हमारे पास ऐसी है जो बेसन और चने के बीच का संबंध नहीं जानती। ऐसी भी जनरेशन है जो गेहूं और आटे के बीच में संबंध नहीं जानती। और वो इसलिए पैदा हो सकी है क्योंकि एक शिक्षा पद्धति ने व्यवहार से काटने में बड़ी भूमिका निभाई है। हर एक आदमी अपने जीवन में एक घर बनाना चाहता है। मनुष्य की आदिम कामना है कि वो घर बनाएगा। एक इको फ्रेंडली और इकोनॉमिक घर कैसे बन सके, ये स्थापत्य इंजीनियरिंग में भी नहीं पढ़ाया गया। ये विडंबनाएं हैं। स्वास्थ्य और पोषण के विषय में जान जाना चाहिए। 8वीं तक आते आते जान जाना चाहिए, नहीं जानता। कम ही लोगों को पता होगा कि दुनिया में सबसे कैल्शियम रिच अगर भोजन खोजें तो कौन सा है। कैल्शियम अगर अंदाजा कोई उत्तर? सूर्य का प्रकाश विटामिन डी देता है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सहायक होगा। कोई और उदाहरण? दूध। और कोई उदाहरण? मैं जानबूझ के प्रश्न कर रहा हूं क्योंकि जानने के लिए सबसे ज्यादा आयरन किसमें मिलना चाहिए?
अनाज कौन सा है जिसमें सर्वाधिक आयरन मिले, और सर्वाधिक विटामिन सी किसमें मिलता है? आंवला में विटामिन सी। और आयरन के लिए किसी का कोई उत्तर? पालक। मैंने अनाज पूछा था, हालांकि पालक उत्तर दिया तो आपने बाजरा। और कोई कुछ उत्तर? बाजरे वाले बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे आयरन रिच अनाज बाजरा है, लेकिन हम खाद्य विविधता से दूर हो गए। शरीर में आयरन और कैल्शियम एक साथ एब्जॉर्ब नहीं होते। अगर मैं आपके घर में कभी जाऊं तो आप सबसे पहले हो सकता है कि मुझे पनीर की सब्जी बनाएं। पनीर सब्जी बनने के लिए नहीं था, हमने पालक और पनीर को एक साथ डाला, एक में आयरन था और एक में कैल्शियम, दोनों का सत्यानाश किया। ये नई सभ्यता सिखाती है। सर्वाधिक कैल्शियम रिच आज भी कोई चीज है तो वो तिल है। दूध से करीब 12 से 15 गुना कैल्शियम होता है। तो बच्चे के लिए रेवड़ी ज्यादा उपयुक्त है, 5 स्टार चॉकलेट ज्यादा उपयुक्त नहीं है। दुनिया का सबसे विटामिन सी रिच फल कोई है तो अमरूद है। बहुत कम लोगों को भी होगा। लोगों को पहला ख्याल आंवले पर आता है, दूसरा ख्याल नारंगी पर जाता है। आंवला कितना खा लेंगे? प्रश्न एक उठाते हैं, वजन पर रख के देखिए, आधा बीज में निकाल दीजिए, और कितना कच्चा और विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट होता है। मैं केवल इसलिए कि ये चीजें जानने की थी, जिज्ञासा इतनी घनीभूत हो जानी चाहिए थी जो सरल थी और लोगों तक पहुंचा सकती। एक जमाना था जबकि शिक्षक और छात्र के बीच में फासला 20-30 साल का होता था। शिक्षक वो है जो शिक्षा देता है, आचार से शिक्षा देता है इसलिए आचार्य है, और जब पूरी गरिमा अर्जित कर ले आध्यात्मिक तो गुरु बन जाता है। सब गुरु नहीं होते, ये भ्रांति मत रखना। आज एक गूगल पर खड़ा व्यक्ति, एक विकिपीडिया पर देखने वाला व्यक्ति, मैं जिस पार खड़ा हूं उस केवल 2 मिनट के फासले पर मुझसे ज्यादा ज्ञानी। तो सबसे अच्छा शिक्षक वो है जो जीवन भर छात्र बना रहे, और सबसे अच्छा छात्र वो है जो स्वयं अपना शिक्षक बन जाए। आप अपनी परंपरा उस तक पहुंचा दें, यही उसकी सार्थकता है। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था उसके भीतर एक मोटो था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक वृक्ष का चिन्ह बना था। चिन्ह में लिखा था कि कोट रेमी टोट आर्बोरस, लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। अर्थ है जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। हमने कई प्रतीक गढ़े हैं, वंश वृक्ष शब्द भी गढ़ा है। वंश ऐसा हो जैसा कि बांस का वृक्ष होता है, हर एक शाखा स्वतंत्र होकर निकले। वट वृक्ष दूसरा रूपक है। एरियल रूट्स होती हैं, हर शाखा से कोई जड़ फूटती है और फिर से वो नया वृक्ष बना देती है। तो गुरु की उपादेयता तो इसी बात में है। गुरु जिस दिन अपने को निरर्थक करके अपने शिष्य में जीवित कर जाए तभी उसकी सार्थकता है। भारतीय परंपरा क्या कहती है? कबीर की एक पंक्ति मुझे बड़ी मधुर लगती है। सिख तो ऐसा चाहिए जो सर्वस्व ही दे। शिष्य कैसा चाहिए? जो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो। और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु तो ऐसा चाहिए जो कछु न दे। सब त्याग दिया तब गुरु समझिए। लेने को तैयार बैठा है, गुरुत्व में कोई संकट है। परीक्षा लेने के लिए कर सकता है क्योंकि वो एक उच्चतर सोपान पर खड़ा है। आज हम जिस ज्ञान की बात करते हैं, मन में प्रश्न उठाइएगा। ये सब चीजें, संसार बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। आज लगभग आधे लोग जो ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं। राजस्थान की एक प्रवृत्ति है, अध्ययन की प्रवृत्ति है। क्या राजनीति शास्त्र पढ़े हुए लोग सबसे कुशल राजनेता बन पाते हैं? और अगर नहीं बन पाते तो किससे प्रश्न उठाया जाना चाहिए कि इसकी सार्थकता है या नहीं? अगर मैं दर्शन शास्त्र पढ़ा हूं तो मुझसे प्रश्न उठाया ही जाना चाहिए कि आप दर्शन शास्त्री के रूप में या दर्शनविद के रूप में कितने सुसंगत हैं। यदि मैं लोक सेवक हूं तो यह प्रश्न मुझसे उठाया ही जाना चाहिए कि मैंने लोक सेवा में कौन सी अद्भुत ख्याति दे दी।
एक चिकित्सक से प्रश्न नहीं किया जाएगा कि अगर आपने चिकित्सा क्षेत्र में क्या उन्नयन कर दिया, तो किससे प्रश्न किया जाएगा। एक अभियंता से प्रश्न नहीं किया जाएगा कि तुमने अब तक कौन सी अद्भुत देन दे दी, कौन सी चीज का पेटेंट करा लिया, तो किससे किया जाएगा। ये शिक्षा से प्रश्न होना ही चाहिए। और एक ही चीज की दो सरणियां, एक है सत्य और दूसरा है सत्यानुसंधान। जितना अपने सत्य से दूर होते जाते हैं, उतनी अपनी नैतिकता से भटकते जाते हैं, शील से भटकते जाते हैं। जब मैं सेवा में आया था, तब ये देश एक इंटरनेशनल रैंकिंग है भ्रष्टाचार की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है। हम दुनिया के देशों में 72वें स्थान पर थे। आज जब 20 साल बिता चुका हूं इस सेवा में, तब 84वें स्थान पर है। मतलब 83 देश हमसे बेहतर है। ये पाखंड है। जुबान पर गीता रहे और जीवन में महाभारत चलती रहे, ये सुसंगत नहीं है। और यही बात एकेडमिशियन से भी की जानी चाहिए। ये बात उनसे इसलिए की जानी चाहिए कि वे सत्यानुसंधान के जगत में, नवाचार के जगत में है, शोध के जगत में है। और शोध यदि शोध नहीं है तो वो पाखंड है। केवल प्रतिलिपियां बनाने के लिए हम नहीं होते। एक बार मैं आरपीएससी में था, किसी प्रोफेसर ने अचानक व्यंग्य किया, जो लड़के आरएस में आ रहे हैं कुछ सुसंगत नहीं दिख रहे हैं, कुछ प्रतिभाशाली नहीं दिख रहे हैं, वे अपने विषय के विषय में भी नहीं बता पाए। तो हमारे चेयरमैन ने हंसकर कहा कि सर, हमारे यहाँ तो बाद में पास हुए, आपके यहाँ पहले पास हो गए। सब चारपाइयां हैं। चारपाई किसी ने बुने जाते देखी है? कुछ पुराने लोगों ने देखी होगी। एक तरफ से बुनते हैं, दूसरी तरफ से अपने आप। ये ताना बाना हमने ऐसा बुना, ये विडंबना है। और जब आप पीछे की ओर लौटते हैं तो आप पाते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था। दुनिया का सबसे उन्नत विज्ञान भी हमारे पास था। इसको जिस दुनिया के भीतर ठीक से लोग अभी पूरी धरती को नहीं जान पाए थे, हमने 7 द्वीपों की कल्पना की थी, तो कोई अनायास तो नहीं की होगी। 7 सागरों की कल्पना की होगी, नाम कुछ भी रखे हो तो अनायास तो नहीं किया होगा। भूगोल किसी विषय का नाम नहीं है। विषय का नाम होता है किसी चीज का, नीति शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो। भूगोल का मतलब है पृथ्वी गोल है। जिसने भी कल्पना की होगी उसने जानता था गैलीलियो से पहले भी कि धरती गोल है। जिसने भी कहीं पुराने वराह अवतार के चित्र बनाए होंगे और उसके ऊपर गोल रूप में कहीं पृथ्वी को रखा, इतना तो पता था कि धरती गोल है। किसको इतने नक्षत्र की जानकारी होगी? आज एक तराजू पर बृहस्पति ग्रह को रखें और दूसरे तराजू पर दूसरे ग्रहों को, तो भी बृहस्पति सबसे भारी होता है। हमने गुरु कहा था उसे। आज बिना टेलीस्कोप के कोई देख के बता दे कि शनि का रंग नीला होता है या मंगल का लाल होता है। भूमि जैसा दिखता था इसलिए भौम करते थे। ये सारी एक नई चीज पढ़ा दी गई कि नहीं, सब कुछ विज्ञान उधर से होकर आया है। ये नए विज्ञान में कोई विडंबना नहीं। विडंबना ये थी कि हमारे आत्मविश्वास में थी। मिस्र के पिरामिड बने अद्भुत थे। नेबूकदनेस्जार ने झूलता हुआ बेबीलोन का बाग बनाया, वो अद्भुत रहा होगा। चीन की दीवार बनी, अद्भुत रही होगी, कोई बात नहीं। ताजमहल बना, वो भी अद्भुत रहा होगा। लेकिन हमारे मंदिर बने, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रेसाइज ज्योमेट्री कहीं पर है तो हमारे मंदिरों के भीतर है। आप जाके देख लीजिए, जितने प्राचीन मंदिर हो, महल उतने सुंदर नहीं बने, दुर्ग उतने सुंदर नहीं बने जितने मंदिर बने। पत्थरों को काटकर, और कभी आप दक्षिण भारत के मंदिर में जाइएगा, बिना जब सीमेंट न हो और ग्रेनाइट को काटना, जबकि कितना कठिन काम होता है, आप सबसे कठोर पत्थरों में से होता है। कितने टन के पत्थर शिखर तक कैसे रखे गए, सोच कर देखिएगा। हमारे पास विज्ञान में, जब आज चिकित्सा शास्त्र जितनी बातें करता है, चरक और सुश्रुत, जिस समय तक हम केवल सामान्य प्राकृतिक चिकित्सा पर केंद्रित थे, उस समय सर्वाधिक विकसित था। समरांगण सूत्र है, मयमतम है। हम तकनीकी ग्रंथों का ध्यान ही नहीं रखते, हमें लगता है सब कुछ साहित्य है। हम पौराणिक चीजों को लेकर आलोचना करते हैं। बहुत बार आलोचना होती है, हमारे ऋषि ऐसे थे, हमारे राजा ऐसे थे, हमारे देवी देवता ऐसे थे। दरअसल जब भी कोई चीज, हम इवोल्यूशनरी धर्मों में से हैं। इवोल्यूशनरी का तात्पर्य है कि कबीलाई युग की भी चीजें होंगी, शास्त्रीय युग की भी चीजें होंगी। और उसके भीतर जब कोई चीज पढ़िए तो उसको समझने की चीज की, ये वो प्रतीकात्मक बात है, एलिगोरिकल है।
और उसको पढ़ने के लिए एक नई विधा चाहिए। जब कोई कहता है कि शेषनाग पर पृथ्वी है, तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक सरल ढंग से समझाने की कोशिश की जा रही है कि सरपेंटाइल गैलेक्सी के भीतर पृथ्वी है। आप उसे सीधे अगर अभिधा के रूप में लेने लगेंगे, नहीं समझ पाएंगे। मेरी बात अनावश्यक लंबी होती जाएगी, समापन की भी बेला लानी चाहिए, सुसंगत रहेगा। मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ नई जनरेशन भी है, उनको पुरानी चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं होगा। जो नवीन लोग हैं, कालिदास की एक उक्ति है, पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि नवम इत्यवद्यम। पुराणम, कोई भी चीज पुरानी हो तो इससे वो हमेशा श्रेष्ठ नहीं हो जाती, और नई है इसलिए अवध्य हो गई, उसे स्वीकार न करें, ये भी ठीक नहीं। ज्ञान की है ही यही कि वो न तो पुरातन होता है, वो न तो नूतन होता है, वो सनातन होता है, तभी वो ठीक ज्ञान है। इसीलिए डिस्कवरी शब्द का प्रयोग किया गया। कहा गया कि खोज कर दी आपने, बस पर्दा हटा दिया, और कई बार विपरीत दिशा से चीजें निकल कर आई। कभी सोचा है, बहुत बार हवाई जहाज बनाने की कोशिश होती थी, वायुयान बनाने के जो यत्न होते थे, पक्षी की तरह पंख फड़फड़ा कर उड़े, इस प्रकार से कोशिश होती थी। लेकिन पक्षी की तरह पंख फड़फड़ा कर उड़ने वाले जहाज न बन सके। किसी को ख्याल आया कि मछलियों की तरह प्रेरणा लेते हैं, और पहला विमान जो आज तक चलता चला जा रहा है, जिसकी डिजाइन वो दरअसल मछलियों से बनी हुई डिजाइन। पानी के नियम ही हवा पर भी काम करते हैं, जो फ्लोटेशन के सिद्धांत हैं वो वहां पर भी उतने ही रूप में लागू हैं। और जब आप तैर रहे होते हैं तब मछलियों की तरह नहीं तैर रहे। तैरने, प्रकृति के सारे जीव तैरना स्वाभाविक रूप से जानते हैं, हम स्वाभाविक रूप से तैरना नहीं जानते। हम जो तैर रहे होते हैं, पक्षियों की तरह पंख फड़फड़ा के तैर रहे होते हैं। बहुत सी चीजें उल्टी दिशा से निकल कर आएंगी, एक बार अनुसंधान की आवश्यकता है। एक दिन मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी को ख्याल आया कि हर साल नया कैलेंडर क्यों? मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया था। हर साल नया कैलेंडर इसलिए क्योंकि सप्ताह के जो दिन होते हैं वो 365 दिन में भाग नहीं दे पाए। एक 7 का भाग पूरा लग जाए तो हर साल का एक ही कैलेंडर हो। ये बात कुछ विचित्र सी लगी। किसी ने किसी समय में जनवरी फरवरी बाद में जोड़ दी थी, अन्यथा अक्टूबर का अर्थ 8वां होता है, नवंबर का अर्थ 9वां होता है, दिसंबर का अर्थ 10वां होता है, सितंबर का 7वां होता है, तो कहीं बाद में जुड़ गए थे। तो उसको लगा कि जब हर चौथे साल एक फरवरी में दिन जोड़ते ही हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम 364 दिन का साल कर दें, 7 का पूरा भाग लग जाएगा, और हर 7वें साल एक सप्ताह को हम लीप वीक मानकर जोड़ दें। मुझे कभी ख्याल नहीं आया। हम घड़ियां देखते हैं, हर चीज को मैट्रिक सिस्टम पर ढाल ले गए, आज वो भी दर्जन के हिसाब से चलती है, दर्जन की व्यवस्था पर केंद्रित है, केवल इसलिए कि आदत पड़ी हुई है। एकदम नया बदलेंगे, किसी को भी असुविधा होने लगी। तो ये चीजें व्यवस्था पर प्रश्न उठाने के लिए, एक बार उस पर प्रश्न उठाने की बहुत सी चीजें अनुसंधान के लिए आपके लिए बातें बन जाती। अंतिम बात के साथ खत्म करूंगा। दत्तात्रेय का नाम सुना है किसी ने? माउंट आबू पर एक गुरु शिखर है, कहते हैं कि ये उनका आश्रम था, तपस्या की थी, आदि गुरुओं में है, नागपंथ के प्रवर्तकों में से है। किसी ने वैसे ही प्रश्न कर दिया कि आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा, ये जो तितली उड़ रही है, ये जो मछली पानी में फिर रही है, ये जो सांप डसने को तैयार है, ये जो व्याध हम पर बाण चलाने के लिए तैयार बैठा है, ये बाघ जो कि आक्रमण के लिए तत्पर हो रखा है, ये कृषक जो खेती के लिए तत्पर हो रखा है, ऐसे उन्होंने 24 गुरुओं के नाम बताए। श्रृंखला और भी बढ़ जाती, लेकिन समझने वाला समझ गया। जब सीखने को तैयार हो तो प्रकृति का हर घटक हमारा गुरु बन जाता है। ऐसे ही गुरुत्व की मंगल कामना से